And welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। सबसे पहला चर्चा करेंगे हम वन नेशन वन वोटिंग के कॉन्सेप्ट को लेकर। देखिए, आप सभी को पता है, इसके बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि एक वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर आए, और उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको लीड कर रहे थे हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद जी। एक हाई लेवल कमेटी थी जिसने यहाँ पर रिकमेंड किया है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, कितने अमेंडमेंट्स लेकर आने होंगे, और 18,000 पेजों का एक रिपोर्ट जो है वो हमारी करंट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को सबमिट करी है। कमेटी ने यहाँ पर प्रपोज किया है कि एक फेज़ अप्रोच होनी चाहिए, एक सिंक्रोनाइज इलेक्शन होना चाहिए, चाहे हम बात कर रहे हैं म्यूनसिपैलिटीज़ की, पंचायत पोल्स की। सो विद इन 100 days ऑफ द जनरल इलेक्शन एज पर द नेक्स्ट फेज इसको करना ज़रूरी है। चूँकि हम सभी को पता है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, सो यहाँ पर अभी इस कमेटी के रिकमेंडेशन का उन पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होगा, बट आगे आने वाले जितने भी इलेक्शन हैं उसको लेकर इस तरीके की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। साथ ही कमेटी ने एक और चीज़ भी सजेस्ट करी है कि प्रेसिडेंट को एक अपॉइंटमेंट डेट यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी चाहिए थ्रू द नोटिफिकेशन आफ्टर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, ताकि आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए एक डेट यहाँ पर डिसाइड की जा सके। ओके, अब इस इवेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन, फ्रेश इलेक्शन जैसी बहुत सारी चीज़ों को भी देखना होगा। हालांकि यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, जो फ्रेश इलेक्शन यहाँ पर होंगे, उनके लिए बात की जा रही है। कुछ जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पर एक्सटेंशन का पीरियड भी मिल सकता है 2029 तक, और कुछ जो हैं जहाँ पर इलेक्शन का पीरियड कम हो जाएगा। कई बार हमारे दिमाग में एक और सवाल आता है, क्या ये पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 1968 तक भी अगर हम देखें तो कई बार वन नेशन वन इलेक्शन का ही कॉन्सेप्ट था, लेकिन बाद में कुछ सिचुएशन ऐसी आई 1970s के आसपास जहां पर बहुत सारी जगह पर नो कॉन्फिडेंस मोशन की वजह से स्टेट लेजिस्लेशन गिर गया और परिणाम स्वरूप इलेक्शन चेंज होते गए, और इसी की वजह से लेटर ऑन कहीं पर इलेक्शन कभी हो रहे हैं, कहीं पर इलेक्शन कभी हो रहे हैं जैसा कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया। चलिए, खैर हम लॉजिक्स पर यहाँ पर बात करने वाले हैं। अभी कमेटी ने एक और चीज़ को रिकमेंड किया है कि देखिए, बहुत सारे सुधार लाने पड़ेंगे, और इसके लिए आर्टिकल 83 जो कि ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसमें चेंजेस करने होंगे, और लगभग और आर्टिकल 172 जो कि ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें भी चेंज करने होंगे। ओके, इंपॉर्टेंटली ये जो अमेंडमेंट है ये यहाँ पर रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट्स के लिए रिक्वायर्ड नहीं होंगे। अब रेक्टिफिकेशन बाय स्टेट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो कमेटी ने एक और चीज़ रिकमेंड करी है कि आर्टिकल 324 ए में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें यहाँ पर हमें चेंजेस लाने होंगे, विच मीन्स पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। एडिशनली कुछ अमेंडमेंट लाने होंगे आर्टिकल 325 में, जो कि प्रपोज कर रहा है टू एम्पावर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद स्टेट इलेक्शन अथॉरिटीज़, ताकि वो एक यूनिफाइड इलेक्टोरल रोल इशू कर सकें, वोटर आईडीज़ यहाँ पर रिलीज़ कर सकें। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये नेसेसिएट रहेंगे फॉर द रेक्टिफिकेशन बाय द स्टेट अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो ECI ओवरसीज करती है लोकसभा असेंबली इलेक्शन को, वहीं म्यूनिसिपल और पंचायत पोल्स मैनेज किए जाते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और इन सभी को यूनाइट करने की ही यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखिए, बर्डन होता है, पैनल ने बहुत क्लियरली बताया कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि आचार संहिता लग जाती है, बहुत सारे पॉलिसीज़ के डिसीजन नहीं लिए जाते, लोग यहाँ पर बिजी हो जाते हैं। गवर्नमेंट्स की बात करें, बिजनेसेस की बात करें, वर्कर कोर्ट्स, पॉलिटिकल पार्टीज, सभी लोग ऐसे में व्यस्त हो जाते हैं, और इसी की वजह से जो प्रपोर्शन है, जो परसेंटेज है इलेक्शन का, वो हमें कम देखने के लिए मिलता है। इसी सब को ध्यान में रखते हुए और इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ही वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट हमें लेकर आना ज़रूरी है। बात करें तो कमेटी ने लगभग 62 पॉलिटिकल पार्टीज़ को यहाँ पर रीच किया है, और 47 पार्टीज से यहाँ पर रिस्पॉन्स भी मिल गया है। अमंग द रिस्पोंडेंट 32 पार्टीज़ ने यहाँ पर सपोर्ट दिखाया है, वहीं कुछ पार्टीज़ ने यहाँ पर इस आइडिया को अपोज भी किया है, राइट। वहीं अगर हम नेशनल पार्टीज़ की बात करें तो जिसमें आपकी BJP, नेशनल पीपल्स पार्टी यहाँ पर आ जाते हैं, ये कुछ ऐसी नेशनल पार्टी हैं जो इसके फेवर में है। वहीं अगर हम दूसरी नेशनल पार्टीज जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट की बात करें तो उन्होंने इसको अपोज भी किया है, राइट। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 83 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ये आउटलाइन करता है
कि समयावधि क्या होगी दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के लिए, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल लोकसभा के लिए, राइट। काउंसिल ऑफ स्टेट आप सभी को पता है राज्यसभा की बात कर रहे हैं, तो ये कभी भी डिसोल्यूशन का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। हालांकि अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द मेंबर अगर यहाँ से रिटायर हो जाते हैं एवरी सेकेंड ईयर एज पर द प्रोविजन मेड बाय द पार्लियामेंट लॉ। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर कंटिन्यूज फॉर द 5 ईयर, और ये यहाँ पर क्लियर होता है, राइट। वहीं अगर हम आर्टिकल 172 की बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये बात कर रहा है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन की। प्रत्येक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, अनलेस डिसॉल्व्ड अर्लियर शैल कंटिन्यू फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर, जब से अपॉइंटमेंट होगी और जब से इसकी मीटिंग यहाँ पर होगी। हालांकि इमरजेंसी केसेस में यहाँ पर प्रोविजंस चेंज भी हो जाते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं भूटान्स ओपनिंग मूव, इट्स गिलिपू गैम्बिट। देखिए भूटान के प्राइम मिनिस्टर तेजरिंग तोबियग ने एक्टिवली अपना जो प्लान है फॉर द रीजनल इकोनॉमिक हब इन गिलिपू, जो कि एक टाउन है असम के पास, उसको यहाँ पर अनाउंस कर दिया है। ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है यहाँ के राजा जिग्मी शेखर वांगचुक के द्वारा दिसंबर 2023 में, और इसका मुख्य उद्देश्य है गिलिपू माइंडफुलनेस सिटी को यहाँ पर डेवलप करना, जो कि लगभग 1000 किलोमीटर के एरिया में होगी। ये जो सिटी है ये कहीं ना कहीं भूटानीज आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट का एक नमूना हमारे सामने होगी, जिसको एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन के थ्रू और इन्वेस्टर फ्रेंडली लॉज के थ्रू यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है। चलिए इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। गिलिपू माइंडफुल सिटी, जैसा मैंने आपको बताया, एक 1000 किलोमीटर के एरिया में बनने वाला है। इसको कार्बन न्यूट्रल अर्बन सेंटर के रूप में बनाया जा रहा है। नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर होंगी, जैसे आईटी, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर को लेकर। इस सिटी की अगर हम बात करें तो ये अपने आप को दोनों तरीके से इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भी यहाँ पर डिक्लेयर किया जा रहा है, और साथ ही हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में भी इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा। अनलाइक द अदर ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सेंटर जहाँ स्काई क्रैपर्स बनते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें बन जाती हैं, जीएमसी को इस तरीके से बनाया गया है कि वो एक प्लांट सिटीज़ जैसे नियोम है सऊदी अरेबिया में, या फिर नुसानतारा है इंडोनेशिया में, उसकी तरह यहाँ पर बने, ताकि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको ध्यान में रखते हुए काम किया जा सके। जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इसीलिए है क्योंकि गिलिपू एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि क्रॉस बॉर्डर एरिया, मतलब इंडिया के पास, इंडिया के नियर बाय क्षेत्र में है, और इंडिया की एक्ट ईस्ट प्लान जो है रीजनल कनेक्टिविटी के साथ, वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देता है साउथ ईस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक रीजन में। साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो ये कहीं ना कहीं अलाइन कर जाता है विद इंडिया जापान कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, जहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को लिंक किया जा रहा है इंडियन नॉर्थ ईस्ट स्टेट थ्रू द बांग्लादेश टू द बे ऑफ बंगाल एंड थ्रू द इंडियन ओशन। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस? तो देखिए एक विजन होना अलग बात है, लेकिन अभी भी उसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं। पहली बात तो ज्योग्राफी अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। एक रेयर ब्रॉड प्लेन है यहाँ पर, माउंटेनियस टेरेन का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। ऑब्स्टिकल है, हाई रेनफॉल हो जाती है, फ्लडिंग की सिचुएशन हो जाती है मॉनसूनल सीजन में। वहीं अगर हम बात करें तो फॉरेस्ट है बहुत ज़्यादा, वाइल्ड लाइफ यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग एलिफेंट कॉरिडोर्स बने हुए हैं। हिस्टोरिकल कंसर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंसर्जेंसीज भी होती हैं असम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बाय द नेबरिंग म्यांमार एरिया। वहीं गिलिपू लैंडलॉक्ड भी है। ऐसे में नेसेसरी हो जाता है कि किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विजन है, इसको एक्चुअली बाहर लेकर आया जाएगा, क्योंकि गिलिपू प्रोजेक्ट भूटान के इकोनॉमिक चैलेंज के लिए बात कर रहा है, जहां पर टूरिज्म, हाइड्रो पावर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब ऐसे में ये भी देखना होगा कि इसको इस्टेब्लिश किस तरीके से किया जाएगा और क्या इसके फ़ायदे हमें देखने के लिए मिलेंगे। देखिए इंडिया के लिए ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इंडिया का एक पूरा का पूरा इंटरेस्ट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इंडिया को मिल जाती है इसके थ्रू कनेक्टिविटी, चाहे हम बात करें रेलवे लाइन अप टू द भूटानीज बॉर्डर, बेटर रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी, एक ट्राइलेटरल हाईवे यहाँ पर क्रिएट हो जाता है म्यांमार के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के लिए,
और एक कॉरपोरेशन क्रिएट हो जाता है विद जापान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन बांग्लादेश टू एक्सेस द पोर्ट्स। एडिशनली इंडिया का जो प्लान है साउथ एशिया पावर ग्रिड बनाने को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से लेकर भूटान से लेकर, वो भी यहाँ पर अपने आप में गुलेपू उसको फुलफिल भी कर रहा है। सो गुलेपू अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन पे है। चूँकि हमने भूटान की बात करी है, भूटान न्यूज़ में है, तो आप याद रखेंगे एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो कि ईस्टर्न हिमालयाज, साउथ एशिया, चाइना, नॉर्थ इंडिया और यहाँ पर आपको इन सारे क्षेत्रों में देखने के लिए, इसके आसपास देखने के लिए मिलेंगे। थिम्पू इसका कैपिटल हो जाता है, जोंगा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी, भूटानीज नुग्लोत्रम BTN इसकी करेंसी बन जाती है, राइट। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो 7000 मीटर से भी ज़्यादा ऊंचाई की पीक्स हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यहाँ पर कर दिया गया है पास, और एक जुडिशियल प्रोसीडिंग को भी हमें यहाँ समझना होगा। 2019 में इसको पास किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और फाइनली इसे नोटिफाई कर दिया गया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑन March 11। ये जो लेजिस्लेशन है ये फैसिलिटेट करेगा फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप फॉर अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेंट्स बिलोंगिंग टू 6 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, जिनको किसी भी तरीके से यहाँ पर परेशान किया गया है पाकिस्तान के क्षेत्र में, अफगानिस्तान या बांग्लादेश के क्षेत्र में। और ये कम्युनिटीज़ हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, क्रिश्चियन और जैन। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा विवाद आया कि भाई मुस्लिम्स को इसमें क्यों नहीं शामिल किया गया। ठीक है, हम डिबेट की चीज़ों पर यहाँ पर बात नहीं करने वाले हैं। अब ये रूल यहाँ पर स्टिपुलेट कर रहा है कि जितने भी एप्लीकेंट्स हैं वो अपनी सारी चीज़ों को 6 टाइप के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर लेकर आएंगे। उनकी डेट ऑफ एंट्री क्या है इंडिया में, क्या एलिजिबिलिटी है उनकी सिटीजनशिप को लेकर, इसको यहाँ पर ध्यान में दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर CAA को जो पास किया गया था एज एन अमेंडमेंट टू द सिटीजनशिप एक्ट इन 1995 और इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंतर्गत एक नया प्रोविज़न अंडर दी सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज B, जो कि यहाँ पर बात कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कि इलीगल माइग्रेंट कौन है। ऐसे में ये ग्रांट करता है एलिजिबिलिटी फॉर द सिटीजनशिप टू द इंडिविजुअल जो कि एक स्पेसिफिक रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और जिनको किसी भी तरीके से परेशान किया गया है बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान में, और जो भारत में एंटर हुए हैं दिसंबर 31, 2014 के पहले। ये इंडिविजुअल एग्जम्प्ट किए जाते थे अंडर द पासपोर्ट एंट्री टू इंडिया एक्ट 1920 और द फॉरेनर्स एक्ट 1946, लेकिन अब यहाँ पर दे विल नॉट बी कंसीडर एड इलीगल माइनर और इनको यहाँ पर सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल माना जा रहा है। इसेंशियली अमेंडमेंट किए गए हैं, रिलैक्सेशंस दिए गए हैं टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सर्टेन क्लासेस ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम द नेबरिंग मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, और यही इसका सबसे बड़ा पॉइंट है, राइट। क्योंकि आपको पता है जिस धर्म को मानने वाली कंट्री है वहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उससे पर्टिकुलर धर्म से सताए हुए लोग वहाँ नहीं हो सकते, वहाँ केवल और केवल माइनॉरिटी परेशानी का सामना करती है। और इसी को यहाँ पर थोड़ा इजी भी किया है सिटीजनशिप प्रोसेस को, सेंटर ने सिंप्लीफाई कर दिया ये प्रोसेस कि इंडियन सिटीजनशिप हम यहाँ पर देंगे कम्युनिटीज़ को बाय रिमूविंग द रिक्वायरमेंट फॉर वैलिड पासपोर्ट। ठीक है, वो जिस ओरिजिन ऑफ द कंट्री है वहाँ का वैलिड पासपोर्ट या वीज़ा दिखाएं। इंस्टेड कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि दिखा रहा हो कि उनका जो लीनिएज है टू वन ऑफ द स्पेसिफिक कंट्रीज़ ये वहाँ से बिलोंग करता है, जैसे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, इनफैक्ट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का भी यहाँ पर सफिशिएंट प्रूफ माना जा रहा है फॉर द नेशनैलिटी। एडिशनली सर्टिफिकेट यहाँ पर इशू किए जा रहे हैं बाय एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकल बॉडी कि भाई जो वीज़ा का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर रिप्लेस कर देता है। वहीं सर्टेन ट्राइबल एरियाज़ जो हैं जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इनको इंक्लूड कर दिया गया है इन दिस, जो कि ऑलरेडी इंक्लूडेड है 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एरियाज कवर अंडर द इनर लाइन नोटिफाइड अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873। इनको यहाँ पर एग्जम्प्ट रखा गया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ये एरियाज प्रोटेक्टेड हैं और ऐसे में इनर लाइन परमिट यहाँ पर आवश्यक होता है फ्रॉम दी स्टेट गवर्नमेंट। तो इसको ध्यान में रखते हुए असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा को इसके सेक्शन से बाहर रखा है। हालांकि CAA जब से आया है तब से बहुत सारे लीगल चैलेंजेस फेस कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के सामने विद द सेवरल पिटीशन फाइलिंग फ्रेश प्ली सीकिंग स्टे ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल। क्रिटिक्स का आर्ग्यू है कि ये कहीं ना कहीं
डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द रिलीजियस लाइन, जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के राइट्स को दबा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन चैलेंज है अपने आप में, क्योंकि आर्टिकल 14 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है कि भाई जो कि गारंटी कर रहा है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ टू ऑल द पर्सन्स नॉट जस्ट सिटीजन्स। ये यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम किसी के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, हमें सभी को इक्वल रूप से कानून के समक्ष प्रस्तुत होने की अधिकार हम यहाँ पर दे रहे हैं आर्टिकल 14 में, जो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहा है। सो हो सकता है कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के लिए भी यहाँ पर बात हो सके। चलिए बात करते हैं इनर लाइन के बारे में। इनर लाइन परमिट क्या होता है, या बेसिकली इनर लाइन क्या है? तो इनर लाइन को रेफर किया जाता है टू अ स्पेशल परमिट सिस्टम जिसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन ऑफ 1873, और हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल टाइम पीरियड की। ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट डे स्टेट्स असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, इन सभी को कैरेक्टराइज किया गया था एक डाइवर्स एथनिक और ट्राइबल कम्युनिटीज़ के रूप में। ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पर कंसर्न था कि वो इसको कैसे मेंटेन करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये रिमोट एरिया हैं, स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट भी हैं। ऐसे में यहाँ पर अलग अलग रेगुलेशन लाए गए ताकि मैनेज किया जा सके और रेगुलेट किया जा सके लोगों का आना जाना, ट्रेड और रिसोर्सेज। और इसी को ध्यान में रखते हुए बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 लाया गया। ठीक है, इसको यहाँ पर जैसे ही लाया गया ताकि जितने भी कंसर्न्स है लॉ एंड ऑर्डर को, सिक्योरिटी को लेकर, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर इन दी फ्रंटियर रीजन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट उसको देखा जा सके। ये रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किए गए इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर लाइन, जो कि डेलिनिएट कर रही है सर्टेन एरियाज वेयर एंट्री एंड मूवमेंट वर रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, कि यहाँ पर आना जाना प्रतिबंधित है, और अगर ऐसा किया जा रहा है तो उसके लिए एक स्पेशल परमिट चाहिए होगा फॉर नॉन ट्राइबल्स। मतलब अगर कोई भी नॉन ट्राइबल व्यक्ति इन क्षेत्रों में जाना चाहता है तो उसे परमिशन की ज़रूरत है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट आया इनर लाइन परमिट सिस्टम का, जिसे हम ILP के नाम से जानते हैं। ये रिक्वायर होता है फॉर द एनी नॉन ट्राइबल व्यक्ति, पर्टिकुलरली ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड इंडियन नेशनल फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ दीज रीजन। अगर आप यहाँ पर जाना चाहते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट की आवश्यकता होगी। इसके लिए सर्टेन अथॉरिटीज़ हैं जिन्हें डेजिग्नेट किया गया है, टिपिकली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो यहाँ पर आपसे पूछते हैं कितना ड्यूरेशन ऑफ स्टेट है, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, और अगर आप यहाँ पर लैंड ओनरशिप करना चाहते हैं या एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं तो उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी क्रिएट किए गए हैं। राइट, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था ILP। सिंस हम CA को कई बार डिस्कस कर चुके हैं तो अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द फ्लेयर अप इन ईस्टर्न कॉन्गो। क्या चल रहा है? देखिए, रिसेंटली हमने देखा है कि ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में बहुत ज़्यादा ग्लोबल कंसर्न आ गया है। यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की कंडीशन हो चुकी है। यहाँ पर फाइट्स हो रही हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी है, डिस्प्लेसमेंट हो गया है थाउजेंड्स ऑफ लोगों का, और इसी की वजह से जो वायलेशन है बिटवीन कॉन्गोलीज आर्मी और रवांडा बैक्ड M23 ग्रुप, इनके बीच में ये पूरी की पूरी कहानी बढ़ चुकी है, और ये सब कुछ हो रहा है नियर टू द कैपिटल सिटी ऑफ नॉर्थ किवू प्रोविंस गोमा। अब देखिए एक चीज़ समझिए कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ईस्टर्न रीजन में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, ये इसके जो रूट्स हैं ये बहुत ही गहरे हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 2 सिविल वॉर्स हुई 1990 में। इनिशियल स्पार्क यहाँ पर हुआ 1994 में, जहाँ पर रवांडा जेनोसाइड हुआ, जहाँ पर जो एक्सट्रीमिस्ट थे ह्यूटोज, इन्होंने दे हैव किल्ड एंड एस्टिमेटेड 8 लाख माइनॉरिटीज़, एथनिक ट्यूसिस और हुतिस, जो कि मॉडरेट्स थे, जस्ट इन 100 डेज। और इसी के साथ यहाँ से लड़ाई होना शुरू हो गई। ये जो जेनोसाइड था ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 2 मिलियन से भी ज़्यादा लोग, प्राइमरीली जो हुतूस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये यहाँ पर ईस्टर्न प्रोविंस में भाग के आए ऑफ द नॉर्थ किवू एंड साउथ किवू इन कॉन्गो।
विद इन दीज रिफ्यूजी कैंप्स अगर हम बात करें तो फॉर्मर रवांडा गवर्नमेंट सोल्जर्स इंक्लूडिंग हुतूज एक्सट्रीमिस्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल थे इस जीनोसाइड के, इन्होंने रीआर्म करना अपने आप को शुरू कर दिया। एडिशनली तुत्सी मिलिशियंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इन्होंने काउंटर फोर्स बनाना क्रिएट कर दी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीमिस्ट हुतूस, और यहीं से जो एथनिक टेंशन है वो वाइडन हो गई लोकल लोगों के बीच में, और यहाँ पर ये जो हुतूस और तुत्सी हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेक्शन बढ़ गया। अगर हम पहली कॉन्गो वॉर की बात करें तो सिचुएशन यहाँ पर एस्केलेट हुई थी इन द फर्स्ट कॉन्गो वॉर, जहाँ पे जायरीनियन सोल्जर्स का क्लैश हुआ विद द तुत्सी मिलिशियंस एंड द अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्स फॉर द लिबरेशन ऑफ कॉन्गो, और इसे सपोर्ट किया गया था बाय द रवांडा एंड युगांडा। गोल बहुत ही क्लियर था कि भाई जितने भी प्रिपरेटर्स हैं उनको यहाँ पर जेनोसाइड करके ख़त्म कर दिया जाए। 1997 में AFDL विच इज़ दी अलायंस ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्स फॉर द लिबरेशन कॉन्गो, इन्होंने कैप्चर कर दिया किन्साहा और जायरे को यहाँ पर रीनेम कर दिया गया विद द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। हालांकि टेंशन उसके बाद भी यहाँ पर रही और कहानी बढ़कर आ गई 1998 की सेकेंड कॉन्गो वॉर तक। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर मल्टीपल फॉरेन आर्मीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट हमें देखने मिला, मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पर बन गए और दे हैव बिकम द अफ्रीकाज वर्ल्ड वॉर। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो अपने आप में अफ्रीका में एक नई वॉर शुरू हो गई। रवांडा को बैक किया गया बाय द रेबेल पीपल सच एज रैली फॉर द कॉन्गोलीज डेमोक्रेसी, और यहाँ पर इनका डिबेट होना, लड़ाई होना शुरू हो गई, और इसी के साथ ही यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स होने लगी, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होने लगे, टेंशन बढ़ने लगी नेबरिंग कंट्रीज़ में, एंड अगेन ऑल दिस थिंग्स हैव राइज्ड अप। बहुत सारे अटैम्प्ट्स किए गए इनको रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं निकला, और कहानी यहाँ पर शुरू हुई अगेन M23 रेबेल के साथ, जिसे हम बोलते हैं मार्च 23 मूवमेंट। ये वन ऑफ द न्यूमरस इंसर्जेंट ग्रुप हैं जो कि यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं ईस्टर्न रीजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। 2012 में ये इमर्ज हुए थे और इन्होंने क्लेम किया कि भाई ये कहीं ना कहीं जो तुत्सी एथनिक ग्रुप हैं उनको यहाँ पर बचा रहे हैं अगेंस्ट दी हुतूज मिलिशियंस, राइट। और इसी के कारण हम इसे M23 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। लेट्स सी इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने स्ट्रांगली कंडेम कर दिया है रवांडा का जो ये सपोर्ट है M23 को अपफ्रंट होकर उसके लिए। बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई आप फ्रांस की बात कर लें, US की बात कर लें, इन्होंने बोल दिया है कि भाई कहीं ना कहीं रवांडा की ये जो एक्शन है ये ठीक नहीं है, रवांडा को इमीडिएटली विड्रॉ कर देना चाहिए, अदरवाइज द कॉन्सिक्वेंस विल नॉट बी गुड। चलिए आप ये इमेज देख लीजिए, जितने लोकेशन के बारे में हमने बात करी है इससे आपको सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। साइंस से रिलेटेड एक आर्टिकल यहाँ पर पढ़ने वाले हैं रोडेम 9B, ठीक है। इसको लेकर एक ट्रैक्ट है इंडस्ट्रियल डाई जिसे हम बोलते हैं रोडेमाइन बी, जो कि यूजुअली हमें कॉटन कैंडीज़ के सैंपल्स में मिला है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है कि भाई कम्प्लीटली हम इसको बैन कर रहे हैं, और लगभग 1 महीने पहले 17 फरवरी के आसपास इस बैन को लगाया गया था। इसी के साथ फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने इंटेंसिफाई करे अपने एफर्ट्स को और बोल दिया गया कि भाई नॉन परमिट फूड कलर्स जितने भी हैं उनको बेचना बंद कर दिया जाए। ओवर द पास्ट फ्यू डेज़ अगर हम बात करें, फूड सेफ्टी ऑफिशियल्स ने बहुत सारे इंस्पेक्शन किए और इससे पता चला ये जो कलर है जिसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, फूड कलरिंग एजेंट्स, स्पेशली कॉलीफ्लावर्स में, मंचूरियन में, चिकन 65, ग्रिल्ड चिकन, रोज़ मिल्क, इन सारी चीज़ों में दीज आर नॉट गुड। और यहाँ पर बोल दिया गया कि नॉन परमिटेड फूड कलरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करना टोटली गलत है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि भाई फूड कलरिंग एजेंट क्या है। सो फूड कलरिंग एजेंट, जिन्हें हम फूड कॉलोरेंट या फूड डाइस के नाम से भी जानते हैं, ये वो सब्सटेंस हैं जिन्हें हम यूजुअली अपने खाने में, अपने बेवरेजेस में यूज़ करते हैं ताकि ये कलर को इन्हांस किया जा सके, विजुअल अपील क्रिएट किया जा सके, या कई बार कलर लॉस जो हो जाता है प्रोसेसिंग या स्टोरेज के कारण, उससे भी निपटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
ये जो एडिटिव्स होते हैं इनको यूजुअली एक्सटेंसिवली फूड इंडस्ट्री के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि डिज़ायर शेड जो है प्रोडक्ट्स में वो लाया जा सके। सो फूड कलरिंग एजेंट यहाँ पर ड्राइव हो सकते हैं नेचुरल सोर्सेज से भी, जैसे आपने देखा होगा चुकंदर का इस्तेमाल रेड कलर के लिए कर लिया जाता है। सो प्लांट से, फ्रूट से, वेजिटेबल से, मिनरल से, बट इन्हें सिंथेटिकली भी कंपाउंड किया जा सकता है लेबोरेटरी में। सो अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो नेचुरल फूड कलरिंग हो सकते हैं, और दूसरा क्लासीफाई जैसे रेड कलर के लिए आप याद रखें बीट रूट, टर्मरिक, येलो कलर के लिए स्पिनच को, ग्रीन कलर के लिए एंथोसियानिन्स को, पर्पल कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहीं सिंथेटिक कलर की बात करें तो टेट्राजाइन जो कि E102 येलो कलर के लिए इस्तेमाल होता है, सनसेट येलो E110 येलो कलर के लिए होता है, कार्मोजीन रेड कलर के लिए, ब्रिलियंट ब्लू E133 ब्लू कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसे में अगर कोई रेगुलेटरी तरीके से इसे नहीं बेचा जाए तो इनसे हो रही है प्रॉब्लम, जो कि है रोडेमाइन बी, जो कि एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और एक टाइप है फ्लोरोसेंट डाई का, जिसको यूज़ किया जाता है रोडेमाइन डाइंस के लिए। इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है कलर वेरिएशन एप्लीकेशन के रूप में, चाहे हम इंक्स की बात करें, टेक्सटाइल्स की बात करें, कॉस्मेटिक्स की बात करें। एक फ्लोरोसेंट ट्रेसर होता है बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च में। केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इसके हमें देखने के लिए मिलते हैं विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ, let me write it here, C28H31C1N203। एक डिस्टिंक्टिव पिंक कलर होता है, पिंक टू रेड कलर इसका होता है, सॉलिड पाउडर फॉर्म में हमें देखने मिलता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जैसे ही यूवी रेस के कांटेक्ट में आता है ये एक फ्लोरेसेंट ऑरेंज रेड कलर का स्पेक्ट्रम यहाँ पर दिखाता है, जिसकी वजह से ये यूज़फुल हो जाता है एज अ फ्लोरेसेंट ट्रेसर इन माइक्रोस्कोपी एंड फ्लोरोसेंस इमेजिन टेक्निक। आप बोल रहे हैं सब कुछ अच्छा है तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इनका इस्तेमाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो रहा है ताकि वाइब्रेंट पिंक या रेड कलर फैब्रिक्स और गारमेंट्स में लेकर आया जा सके। इंक और मार्कर्स में इनका इस्तेमाल हो रहा है, कॉस्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है, बायोलॉजिकल स्टेनिंग में, मेडिकल रिसर्च में इनका इस्तेमाल हो रहा है। बट व्हेन इट कम्स टू फूड, इसके इस्तेमाल की कोई सेफ्टी की बात नहीं की जा रही है। दो इट मे बी यूजफुल फॉर एप्लीकेशन इन ऑल दीज एरियाज, बट व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमिंग इट इज़ नॉट एट ऑल गुड, राइट। और यहीं पर देखा गया कि ये जो सारी चीज़ें हम मार्केट में बेच रहे हैं, यहाँ पर रोडेमाइन बी की मौजूदगी मिली है और इसी की वजह से इसके इस्तेमाल पर, फूड कलरिंग जो एजेंट्स हैं उनके इस्तेमाल पर यहाँ पर बैन लगाया जा रहा है। चलिए, तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी को लेकर। वहीं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बात कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन दी गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आपको DNR से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या है, आप कोई चीज़ मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे pragyaPandey@rausacademy.in पर डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.